नमस्कार, मैं हूं शशि रंजन और आपका बहुत बहुत स्वागत है जनता प्रेस कॉन्फ्रेंस में। एक के बाद एक कई नेता आ रहे हैं और ख़ास करके अधिकांश तौर पर एमएलएज हैं। अब चुनाव सर पर है तो वक्त है हिसाब किताब करने का। 5 साल में क्या खोया क्या पाया, 5 साल पहले क्या वादा किया था, कितने पूरे हुए, कितने नहीं हुए। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करने जो एमएलए आ रहे हैं उनकी अपनी एक अलग पहचान है। ये जो चंडीगढ़ में सरकार खड़ी नज़र आ रही है उसमें एक आध दो सपोर्ट खंभा नीचे से इनका भी है। अब ये बीच बीच में नाराज़ हो जाते हैं। आज मौका है उनसे पूछ लेंगे कि मनोहर लाल जी या नायब सैनी या बीजेपी के जो बड़े लोग हैं वो कौन सी टॉनिक इन्हें पिलाते हैं कि बीपी जो इनका बढ़ा रहता है वो डाउन हो जाता है। पलवल से आते हैं, पृथला विधानसभा है, नैनपाल रावत नाम है। 2014 में बीजेपी ने टिकट दिया, चुनाव लड़े, हार गए। 2019 में बीजेपी के कई लोगों का पार्टी ने टिकट काट दिया। कई लोग शांत होकर बैठ गए और कई लोगों ने बगावत कर दी और इंडिपेंडेंट लड़ गए और उनमें से कुछ तो जीत करके भी आ गए। पृथला से नैनपाल रावत जी का भी टिकट कटा। 2019 में इंडिपेंडेंट जीते, 2014 में बीजेपी के टिकट पे लड़े लेकिन हार गए। 2019 में पार्टी ने टिकट नहीं दिया, बगावत पे उतरे, इंडिपेंडेंट लड़े और जीत गए और उसके बाद बीजेपी सरकार को समर्थन देते रहे। आपको पता है कि 2019 में जो मनोहर लाल जी दोबारा मुख्यमंत्री बने तब सरकार के पास उतने आंकड़े नहीं थे कि वो अपने दम पे सरकार बना पाए। जेजेपी का समर्थन लेना पड़ा और इंडिपेंडेंट भी समर्थन दे रहे थे। जेजेपी बाहर गई, उसके बाद इंडिपेंडेंट के भरोसे कई इंडिपेंडेंट बाहर चले गए। नैनपाल रावत जी का भी एक बार बीपी बढ़ा, फिर डाउन हुआ, कई मुलाकातें हुई, कई नहीं कुछ मुलाकातें हुई, उसके बाद इनका बीपी डाउन हो गया। तो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में है, सारे सवाल उनके पास उनसे होंगे। तो नैनपाल रावत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सभी जनता टीवी के प्रेस के बंधुओं का हार्दिक दिल से धन्यवाद। आज इस प्रेस के माध्यम से तो अब मुझे लोगों तक जाना है, तो आप सबका शुक्रिया। तो बीपी वगैरह तो अब कंट्रोल में है ना? कुछ मनोहर लाल जी, कुछ सैनी जी कुछ टॉनिक पिलाते हैं इंडिपेंडेंट्स को, तो अब मैं शशि सोचा रंजन जी, कि प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होने के पहले ही पूछ लूं कि अब बीपी वगैरह सब नॉर्मल है ना? वैसे तो ये प्रेस के माध्यम से जब क्वेश्चन करना हो तब कर लेना, लेकिन मैं आपको इसके वजह से हम बता देता हूँ। मैं कभी बीपी और शुगर का शिकार नहीं हुआ और अच्छा, ना ही किसी लालच में और ना ही किसी और वजह से मैंने कभी ना बीपी बढ़ाया, ना मैंने किसी को धोखा देने का सोचा। ठीक है। मैं एक लाइन पे चलने वाला व्यक्ति हूँ। ठीक है, उस पर विस्तार से बातचीत कर लेंगे। जी वेलकम। लेकिन इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की परंपरा के मुताबिक 2 मिनट का वक्त होगा शुरू में आपके पास। आप इन 5 वर्षों के कामकाज का लेखा जोखा या अपनी बात जो भी आपको कहनी हो आप कह सकते हैं। आपका समय शुरू होता है अब। अब शुक्रिया। देखिए, पहली बात तो ये जो चुनाव हमने 2029 का मुझे मेरे क्षेत्र की जनता ने जिताया, 2019 2019 का, जी। तो वो जो चुनाव जिताया वो 5 साल के लिए जिताया था। लेकिन जब हम चुनाव जीत करके आए 3 से 4 महीने के बाद ही 2 साल, सवा 2 साल के कोरोना काल ने हमें घेर लिया। 2023 के वर्ष को मैंने विकास के वर्ष के रूप में प्रस्तुत किया और लगभग 800 करोड़ रुपए के काम मैं मेरे क्षेत्र में कर पाया, जिसमें जो हमारा एक गोल्डफील्ड हॉस्पिटल हुआ करता था वो किसी कारण बंद हुआ। लगभग 200 सवा 200 करोड़ रुपए से कोरोना काल में ही हमने उसको अटल बिहारी वाजपेयी कॉलेज के नाम से सरकार ने टेक ऑफ किया हमारे कहने पर, और उसमें लगभग 200 करोड़ रुपए से अब लोगों को इलाज मिलना शुरू हो गया है। इसके साथ साथ मुझे जो विरासत में कोरोना और टूटी सड़कें मिली, लगभग 300 करोड़ रुपए की सड़कें, शायद मेरे क्षेत्र में 90 विधानसभाओं में, चाहे वो माननीय मुख्यमंत्री का भी अगर क्षेत्र हो, तो 300 करोड़ रुपए की सड़कें जो मैंने पीडब्ल्यूडी के माध्यम से, 22 करोड़ रुपए की सड़कें मैंने जो कच्चे रास्ते थे कदीमी, जो विपक्ष के
लीडर रहे हैं या एमएलए रहे हैं, उनके गांव में भी जाके मैंने उनको बनाया है। खेत खलिहान के माध्यम से 7 करोड़ रुपए के जो कच्चे रास्ते थे उनको हमने पक्का कराने का काम किया। पंचायतों में लगभग 90 करोड़ रुपया, मैं 104 गांव मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में आते हैं, 90 करोड़ रुपए मैं उनमें दे चुका हूं। और अभी अभी रिसेंटली कुछ यूएलबीज़ के और पंचायतों के 80 करोड़ रुपया अदद से, यानी कि आप 90 और 80 170 करोड़ रुपया मैं अपनी पंचायतों में और यूएलबीज़ के गाँवों में देने में कामयाब हुआ हूँ। तो बहुत सारे काम मैंने इस समय में किए हैं। और मैं आपको क्लियर कर दूं कि कोई भी किसी भी तरह का वादा गलत या ठीक मैं मेरी जनता के साथ करके नहीं आया। बस मुझे राजनीति में सेवा करनी थी। एक बार विधायक बन के ये बताना था कि विधायक केवल डेवलपमेंट के लिए नहीं होता, जनता जनार्दन के साथ हार्टली जुड़ने के साथ लिए भी होता है। रोज़मर्रा के कामों में उनकी सेवा कैसे कर सकते हैं, उनको कैसे हम अपने नज़दीक ला सकते हैं, जातिवाद से अलग हट करके, या ठेकेदारी जो बनते थे लोग कुछ, उनको दूर करके आम जन से किस तरह मिलकर काम किया जाता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया नयनपाल रावत जी। और अब फ्लोर ओपन करता हूँ सवालों के लिए। जी थैंक यू। तो पहला सवाल तीशा कर रही हैं, हमारी सहयोगी। जी तीशा। नयनपाल जी, 2014 में बीजेपी ने आपको टिकट दिया, आप हार गए तो 2019 में टिकट मिला नहीं। उसके बाद आप नाराज़ हो गए और निर्दलीय चुनाव लड़ा, जीत भी गए, बहुत अच्छी बात है। लेकिन चुनाव जीतने के बाद आपने फिर से बीजेपी को अपना समर्थन दे दिया। ये बात है जो यहाँ पर समझ में नहीं आई है। और अब सवाल ये है कि समर्थन दे दिया क्यों? आप तो पार्टी से नाराज चल रहे थे। देखिए, मैं आपको बताऊं कि केवल भारतीय जनता पार्टी ने मुझे 14 में टिकट नहीं दिया। 2009 में जब मैं भारतीय जनता पार्टी का सदस्य भी नहीं था, मुझे घर से बुला करके टिकट दिया गया। पहला चुनाव में 2005 में बहुजन समाज पार्टी से लड़ा था, जब बल्लभगढ़ कॉन्स्टिट्यूंसी होती थी। 9 में प्रताप विधानसभा अस्तित्व में आई और पहला ही टिकट मुझे भारतीय जनता पार्टी से मिला। और भारतीय जनता पार्टी के लिए मैंने जी भर के काम किया, क्योंकि उस दौरान ना उनके मंडल अध्यक्ष थे, ना बूथ अध्यक्ष थे, ना पन्ना प्रमुख थे, ना अन्य कोई था। और देहात के क्षेत्र में जैसे 104 गांव की कॉन्स्टिट्यूंसी है, तो टोटल जो लोकलिटी है वो हमारी गांवों की है, और उनमें भारतीय जनता पार्टी को मैंने खड़ा किया। 2014 में मुझे सर्वे के आधार पर टिकट मिला। भारतीय जनता पार्टी की 47 सीटें आईं, लेकिन अनलकीली 1179 वोट से, यानी कि 600 वोट से भी कम का मार्जिन मेरा रहा। और धीरे धीरे हमने भारतीय जनता पार्टी को मजबूत किया। 2019 का जो सर्वे हुआ उसमें सर्वे के अगर आधार को देखें तो मेरे सामने कोई नज़र भी नहीं आता था, टिकता भी नहीं था। और यही कारण रहा कि मैंने गुस्सा होकर नहीं लड़ा। देखिए, किसी भी नेता के लिए, और मैं तो विशेष तौर पर बता दूं, जब हम काम करते हैं, जैसे पत्रकारिता आपका गहना है, किसी भी नेता के लिए चुनाव लड़ना ही उसका गहना है, वही उसकी फसल है, और वो उसको काटनी चाहिए, चाहे किसी भी तरह से काटे। मैंने कभी भी, मैं चौथा चुनाव जीता हूँ ये, और अगर मैं ये भी हार जाता तो भी मैं चुनाव लड़ता, चाहे किसी पार्टी से, चाहे इंडिपेंडेंट। तो इंडिपेंडेंट मुझे चुनाव, और मैं इस चुनाव को जीता हुआ नहीं मानता, ये मुझे जिताया है जनता जनार्दन ने। उसमें मेरे साथ सहानुभूति हो सकती है, मुझे जो ठेस पहुंची, मेरे आंसू निकले, वो उसमें हो सकते हैं। तो ये चुनाव तो जनता जनार्दन ने मुझे जिताया है। और भारतीय जनता पार्टी ये जानती है कि हमने ही भाजपा को वहाँ खड़ा किया है, और आज भी परिस्थिति यही है। भाजपा का टिकट अगर हमारे पास है तो भाजपा की झोली में जीत जाएगी, अन्यथा मुझे ये तो नहीं पता मैं इंडिपेंडेंट जीत पाऊंगा या नहीं जीत पाऊंगा, लेकिन ये तय है कि भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार वहाँ नहीं जीतेगा। और आप कह रहे हैं कि अगर 2024 में बीजेपी ने आपको टिकट, अगर बीजेपी से टिकट नहीं मिला तो बीजेपी नहीं जीतेगी? देखिए, मैंने बीजेपी के सभी आला अधिकारियों को ये बता दिया है, बड़े नेताओं को बता दिया है, और भारतीय जनता पार्टी में मेरी आस्था कोई ऐसे नहीं है जैसे अभी मैडम ने कहा कि भाई तुमने उनको समर्थन दे दिया। जब मैंने नॉमिनेशन भी नहीं किया था तो जो हमारे पूर्व मुख्यमंत्री और अब हरियाणा केंद्र सरकार में बड़े मंत्री हैं माननीय मनोहर लाल जी, 3 तारीख का नॉमिनेशन था, 2 तारीख को मुझे फ़ोन आया कि भाई पहले ही बहुत नुकसान आपको हो चुका है, आपको अच्छी से एडजस्ट करेंगे, आप चुनाव ड्रॉप कर दें। मेरा बड़ा सीधा सा आंसर था कि सर, कदम आगे बढ़ा दिया है, ये पीछे हटेगा नहीं,
चुनाव जीतूंगा, आपकी 50 आए, आपकी 15 आए, आपकी 75 आए, मैं आपके साथ आपके झोली में बैठूंगा। नहीं, लेकिन वो तो ठीक है, उसका पिछली मैं बार। उसका मैं कार उसी का 2019 का ही बता रहा हूँ। हाँ, 2024 में टिकट नहीं मिला तो बीजेपी हार जाएगी पृथला से। देखिए अगर नैनपाल रावत को बिल्कुल, मैंने टिकट अगर बीजेपी ने नहीं दिया तो बार प्रेस के माध्यम से भी, बार बार नेताओं के माध्यम से भी मैंने एक ही बात हमेशा कही होगी कि मेरा जो पहला उद्देश्य है भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ने का है, और अगर किसी कारण से भाजपा की टिकट मुझे नहीं मिलती है तो मैं इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ना पसंद करूंगा। मैं किसी पार्टी को और पसंद करता ही नहीं हूँ। मैं भाजपा को इसलिए पसंद करता हूँ, ना केवल 10 साल, मैंने 12 साल इसमें काम किया है। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो देश के लिए लड़ाई लड़ती है, जिसका एक ही विजन है, देश। लेकिन अगर पार्टी ने टिकट नहीं दिया तो जो आप अभी कह रहे हैं कि देश के लिए लड़ती है, प्रदेश के लिए लड़ती है, तो चुनाव में क्या बोलेंगे? पहले मैं भाजपा के विषय में क्लियर कर दूं कि भाजपा के लिए मैं क्या चाहता हूं। भाजपा का एक ही विजन है, नेशन फर्स्ट, देश प्रथम, पार्टी सेकंड, और जो स्वयं है अपना जो लाभ या स्वार्थ है वो अंत में है। लेकिन नैनपाल रावत जी के लिए तो फॉर्मूला नहीं है। नैनपाल रावत जी के लिए तो स्वयं फर्स्ट है। अगर पार्टी ने टिकट दिया तो बहुत अच्छी बात है, बीजेपी बहुत अच्छी पार्टी, नहीं दिया तो भी नैनपाल रावत चुनाव लड़ेंगे। तो यहाँ नेशन फर्स्ट और स्टेट फर्स्ट कहाँ हुआ? यहाँ तो नैनपाल रावत के लिए नैनपाल रावत फर्स्ट हो गए। जी बिल्कुल, मैंने आपको पहली लाइन में एक बात कही है कि चुनाव हमारे लिए गहना है, हमारी सजावट का सामान है। अगर हम चुनाव ही छोड़ देंगे तो हम लीडरशिप किस तरह करेंगे, क्या काम करेंगे? और भाजपा को ये देखना है कि जब हम भारतीय जनता पार्टी के विषय में इतना सोचते हैं, और मैं आपको ये भी बता दूं कि मैं किसी चैनल के माध्यम से या नेताओं के माध्यम से मैं टिकट की ये नहीं कह रहा मुझे ही टिकट दो, सर्वे कराएंगे और चीज़ करेंगे, लेकिन ये तय है कि मैं चुनाव लड़ूंगा, वो भी इंडिपेंडेंट, अगर भाजपा की टिकट नहीं होती है तो। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। हमारी दूसरी सहयोगी हैं दीक्षा, वो सवाल करना चाहती हैं। जी सर, अभी आपने गिनवाया कि आपने करोड़ों रुपए लगाए और सड़कें बनवाई, लेकिन बारिश आई तो धरातल पर देखने को मिला कि लोग परेशान हैं, जर्जर हालत में पड़ी है सड़कें और हादसे हो रहे हैं लगातार। 5 सालों का जवाब कैसे देंगे आप? देखिए, जब बरसात आती है तो ना केवल गाँव में, शहरों में भी व्यवस्था खराब होती है। हमने 52-53 साल में ये देखा है कि बहुत सारे कच्चे रास्ते, गलियाँ या खेत खलियान, जो खेतों को जो रास्ते जाते थे, उन सब में पानी भर जाता था और कीचड़ में ही हम सब लोगों को चलना पड़ता था। शहर की मैं जहाँ तक बात करूँ, और मैं ये बात बड़ा बेबाक तरीके से कहता हूँ कि 75 से 76 साल की आज़ादी के बावजूद सरकारें आती रही जाती रहीं, आज तक हम पीने का पानी और पानी की निकासी की व्यवस्था नहीं कर पाए हैं। मैं आपको बड़ा क्लियर कर दूँ, लोग अपनी अपनी, जैसे मैं ले रहा हूँ तो मैं भी अपनी लिस्टें गिनवाऊँगा, मैंने इतने काम कर दिए, उतने काम कर दिए। सभी सरकारों ने कम या ज़्यादा काम किए हैं, सभी एमएलएस करते हैं, सभी जनप्रतिनिधि, चाहे पंचायत के जनप्रतिनिधि, वो भी करते हैं। लेकिन एक सुधार की तरफ चाहे भारतीय जनता पार्टी है, चाहे हम लोग हैं, वो प्रयासरत रहते हैं। और हमने प्रयास किया है कि किस प्रकार से अपनी जनता जनार्दन के लिए अच्छे काम कर सकें, उनको सुख दे सकें। तो बरसात के अलावा भी, जैसे अभी आप जोहड़ों का देखोगी तो जोहड़ों का इंक्रोचमेंट हो गया था, और उस पर जो बड़ी जोड़ थी, जो 3 एकड़ की थी, 4 एकड़ की थी, वो 1-1 एकड़ की या 2.5 बीघे की, मतलब गजों में रह गई थी। तो हमने इसका मुद्दा, मैंने स्वयं विधानसभा के माध्यम से उठाया कि गाँवों में पानी ओवरफ्लो होता है, गलियों में पानी चला जाता है बरसात के समय में, और उसके ऊपर संज्ञान लेते हुए माननीय पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने पॉन्ड अथॉरिटी एक डिपार्टमेंट बनाया, और उसके माध्यम से सभी गाँवों के जोड़ों का सौंदर्यकरण, आज मेरे यहाँ भी लगभग 50% जोड़ों का सौंदर्यकरण हो गया है। 50% और हैं जो उनका भी सौंदर्यकरण पॉन्ड अथॉरिटी डिपार्टमेंट के माध्यम से हम कर रहे हैं। सड़कों की स्थिति बताइए कि सड़कों की स्थिति आपने शुरू में जब लेखा जोखा पेश किया तो आपने करोड़ों में बात की जी। सड़कों की हालत क्या है? देखिए, मैं सड़कों की बताऊं आपको, मोस्टली सड़कों की मेरे हिसाब से 90% सड़कें हमने दुरुस्त कर दी हैं, और सभी सड़कों की जो 12 फुट की थी उनको 18 फुट किया गया है, वाइंडिंग की गई है। और जो सड़कें कदीमी टूटी रहती थी और जिनको 50 लाख 40 लाख से जो जिनको रिपेयर कर दिया जाता था, आज 24.5 करोड़ रुपए से एक सड़क पे
हमने सीमेंटेड बना करके लोगों को दिया है, जिनके 10 साल की तो गारंटी है और 20 साल भी वो सड़कें कहीं नहीं जाएंगी। मतलब कितना % सुधार हो गया प्रेतला में अगर आपके हिसाब से? 90%। और मतलब बाकी सिर्फ के 10% ही रह गया है? वो भी अभी चुनाव से मतलब आप पहले जो भी कह complete रहे हैं कर देंगे। प्रेतला Yes, के लोग सुन रहे होंगे। बिल्कुल सुनेंगे, उनको उनके सामने काम हो रहा है और अप्रिशिएट करते हैं लोग। ठीक है, एक सवाल आपसे ये है कि जो इंडिपेंडेंट एमएलएज आए उनके ग्रुप्स बने, अभी हाल में कई लोग बीजेपी का समर्थन छोड़ करके कहा कि हम तो कांग्रेस को अब समर्थन देंगे, और उनका सीधा सीधा ये कहना था कि हम इंडिपेंडेंट्स की बदौलत सरकार चल रही है और हमारी ही सरकार में कोई पूछ नहीं है। अब आप भी बीच में नाराज हुए, आपका भी बीपी बढ़ा, आपने भी स्टेटमेंट दिया, उसके बाद मनोहर लाल जी से इनसे उनसे आपकी मुलाकात हुई, उसके बाद आपने कहा जी हमारा मसला अब ठीक हो गया है। तो कौन सा टॉनिक पिलाया गया आपको, या कौन सा आपने मतलब क्या बोलूं, या आपने उनको कौन सा टॉनिक पिला दिया था? स्वार्थ लालच कुछ भी बोलो, जो बोल सकते हो, कुछ ना कुछ तो मिला ही होगा। ऐसा है शशि रंजन जी, तो यही पूछ लेता हूं पहली बात तो कि आपकी कौन से स्वार्थ की पूर्ति हुई? हाँ, ये ठीक है ना। हाँ ऐसा क्या मिल गया जो आप शांत हो गए? जी। एक्चुअली क्या है, ना केवल भारतीय जनता पार्टी से मेरा लगाव है, मैंने जैसे आपको बताया कि मैंने नॉमिनेशन भरने से पहले कह दिया था कि मैं आपके साथ आकर बैठूंगा। दूसरी बात यह है कि हम इंडिपेंडेंट एमएलए हैं और मैं इंडिपेंडेंट एमएलए को एक सहानुभूति की पैदाइश मानता हूं, चाहे वो लोग हमारे आंसुओं पे, चाहे हमारी बात पे, चाहे किसी पे विश्वास करके हमें बना देते हैं। आने वाला जो चुनाव होगा वो एक्चुअल में चुनाव होगा कि हमने वाकई जनता के लिए कुछ किया है या नहीं किया। ये रिजल्ट आपको 2 महीने बाद मिलेगा। किसी भी विधानसभा का विकास, लोगों का विकास, क्षेत्र का विकास जब तक नहीं हो सकता जब तक सरकार का आपके साथ सहयोग ना हो, और सरकार को समर्थन भी इसलिए दिया जाता है। और हम आपको बड़ा स्पष्ट बता दें, बीच में राज्यसभा के चुनाव भी हुए, सरकार को समर्थन भी हुआ, उसमें शायद ही किसी एमएलए का, इंडिपेंडेंट का, क्योंकि मैं खुद इंडिपेंडेंट एमएलए हूँ, कोई अपना निजी हित हो, ना ही किसी कंडीशन पे हम लोग गए। और 5 साल के लिए भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दिया। जैसे आप कह रहे हो बीच में 3 लोग चले गए, 3 एमएलए चले गए, 5 साल का समर्थन दिया है, तो कम से कम एक जबान भी ऐसी रहनी चाहिए कि भाई 5 साल से पहले हमें नहीं हिलना है। और मैं आपको बड़ा क्लियर कर दूं कि 5 साल लास्ट मिनट तक मैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार के साथ खड़ा हूँ। पहले मनोहर लाल जी के साथ रहा और अब नायब सैनी जी के साथ हूँ। जहाँ तक आपने कहा कि भाई वो टॉनिक जो लाया बीच में, या बीच में आप नाराज हो गए थे ना? मेरा बीपी जो बढ़ा कुछ और बढ़ा। देखिए, कभी भी मैंने मीडिया के माध्यम से ये नहीं कहा होगा, उस दिन भी मेरी कोई बाइट नहीं आई होगी कि मैं भारतीय जनता पार्टी से नाराज हूँ। हमारी जब कोई असुविधा होती है, कहीं हमारे कार्यकर्ता को दिक्कत आ रही होती है, तो वो चीज़ें हम कहीं ना कहीं शेयर करते हैं आपस में, और वो बात मीडिया तक लीक हो गई, और लीक होने के बाद वो चल गई। और ये सच था कि भाई मैं नाराज़ तो था ही, मैं गुस्सा था इस बात को लेकर के कि कुछ कार्यकर्ताओं को कुछ ऑफिसर द्वारा, और कुछ ऑफिसर इस तरह के भी थे जिन्होंने लोकसभा में भी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ काम किया। और अब क्योंकि विधानसभा का चुनाव आ रहा है, तो कहीं ऐसा ना हो कि 1, 2, 4 सीटें हम कहीं एक जिले वाइज केवल कुछ ऑफिसर। ये सच्चाई है, या कई बार मैं देखता हूं कि नेता कहते हैं मैं लोगों से पूछूंगा, पंचायत करूंगा, उनकी राय लूंगा। वस्तुतः होता ये है कि जो उनकी अपनी व्यक्तिगत जो भी इच्छा हो, स्वार्थ हो, उनका व्यक्तिगत कोई दिक्कत हो रही हो, वो कारण बनता है। तो नयनपाल रावत के लोगों को दिक्कत हो रही थी, या नयनपाल रावत की बात नहीं मानी जा रही थी, अधिकारी भाव नहीं दे रहे थे? देखिए, और आपको ये लगा कि सरकार हमारी बदौलत और ये अधिकारी हमारी बात नहीं मान रहे, हमारा काम नहीं कर रहे हैं? पिछले 5 साल अधिकारी कहते हैं कि नेता जब आते हैं तो अधिकांश तौर पर कुछ गड़बड़ काम करवाने ही आते हैं। पिछले लगभग 5 साल में ऐसा कोई अधिकारी नहीं है जिसको मैंने सरकार के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री महोदय से किसी से फ़ोन कराया हो। पूरे प्रदेश के अधिकारियों ने मेरी बराबर तवज्जो दी है, बराबर मेरी बात मानी है। मुझे नहीं पता किसी की बात मानी हो ना मानी हो, मेरी पूरी तरह से मानी है। एक समर्पण भाव के साथ मैं सरकार के साथ खड़ा हूँ, और यही कारण है कि जब आपका समर्पण मजबूत होगा, समर्थन मजबूत होगा, तो कोई अधिकारी ऐसा नहीं है जो मेरी बात ना माने। और ये भी एक कारण था जो आपने कहा कि निजी हित मेरी जनता से ज़्यादा, मेरे लोगों से ज़्यादा मेरा निजी हित कभी भी सर्वोपरि नहीं रहा। मेरे लिए मेरे लोगों का काम ही निजी हित है,
और ऐसे वक्त में अगर कोई मुझे मेरे लोगों को तकलीफ़ दे, चाहे कोई अधिकारी हो चाहे कर्मचारी हो, वो मुझे बर्दाश्त नहीं है। और यही एक कारण था, ना मुझे किसी ने टॉनिक दिया, ना मुझे किसी ने लालच दिया, ना मैंने किसी से कुछ लिया। ये भी आपके माध्यम से स्पष्ट कर दूं। हाँ, जितनी मुझे तकलीफ़ थी वो तकलीफ़ ठीक हुई ऑफिसरों को लेकर, और बाकी के ऑफिसरों पर भी निगरानी बढ़ा दी गई कि कौन कौन सा ऐसा अधिकारी जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में रहकर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ काम कर रहा है। और मैंने तो बड़े स्पष्ट शब्दों में चेताया था जब मेरी मीटिंग्स भी हुई थी कि मैं तो ये इनके इन प्रकारें, चाहे इंडिपेंडेंट और चाहे कैसे भी, अपनी सीट बचा लूँगा, लेकिन 2-4 सीटों से आप लोगों को हाथ धोना पड़ जाएगा। ये मैंने कहा, ये उनकी बात समझ में आई, और यही एक कारण था। ना मैंने टॉनिक लिया, ना मैंने टॉनिक दिया। थोड़ा सा गुस्सा जरूर था कि भाई किसी कार्यकर्ता को अगर हानि होगी तो वो मेरे लिए पर्सनल हानि है, मेरा ठीक निजी। है, हमारे समाचार संपादक हैं वरुण, वो आपसे सवाल करेंगे। नयनपाल जी, आपका और बीजेपी का रिश्ता प्रेमी प्रेमिका जैसा दिखता है। तुम रूठे रहो मैं मनाती रहूं। अब उस दिन ज्ञानचंद गुप्ता जी आपको लेके गए मुख्यमंत्री के पास, फिर वहां से मनोहर लाल जी के पास। वो नाराज़गी दूर करने की कोशिश हुई, जैसा आपने अभी बताया कि पृथला में आपने पार्टी को खड़ा किया, दिन रात मेहनत की, सर्वे में आप आगे थे, फिर भी आपकी टिकट काट दी। बेवफाई की आपके साथ पार्टी ने, आपके आंसू निकले, फिर भी आप बीजेपी के साथ बने हुए हैं। और बीजेपी आपका गुस्सा अफोर्ड करती है, क्योंकि वो गाने की लाइनें हैं कि ना वो इनकार करती है ना वो इकरार करती है, लेकिन हमें भरोसा है, हम ही से प्यार करती है। आप बीजेपी से जुड़े रहेंगे, वजह क्या है? टिकट का भरोसा दे रखा है? देखिए, मैंने ना तो टिकट के लिए किसी से हाँ कराई है, मैं आपको बताऊं। और ये सब चीज़ें ना व्यक्ति के काम पर निर्भर होती हैं, और बगैर काम के व्यक्ति को अगर टिकट दी जाएगी तो वो जीत नहीं पाएगा, कोई भी हो, किसी भी जगह का 90 विधानसभा में कहीं भी हो। रही बात रूठने और मनाने की, आप लोगों ने पूरे 5 साल में कभी ऐसा नहीं होगा, और सारे अधिकारी कर्मचारी और भारतीय जनता पार्टी के सारे नेता जानते हैं, चाहे विधानसभा की बात हो, राज्यसभा के चुनाव की बात हो, जब भी कोई बात होती है तो भारतीय जनता पार्टी के एमएलए और मिनिस्टर से आगे बढ़ के मैं काम करता हूं भाजपा के लिए, क्योंकि मैंने उनको समर्थन दे रखा है। और रूठने मनाने की अगर बात होती तो अभी 3 हमारे साथी चले गए, 1.5 साल से मेरे पास जो चेयरमैनशिप है वो नहीं है। मेरे लिए रूठने की तो सबसे बड़ी बात यही थी कि भाई क्यों नहीं हमें मंत्री बनाया गया। और ऐसा हमेशा होता है कि जब भी कोई बहुमत की सरकार ना बने और इंडिपेंडेंट एमएलए उस सरकार के साथ समर्थन से सरकार बनाते हैं तो इंडिपेंडेंट एमएलए को मंत्रालय दिया जाता है। अब तो मैं अकेला ही रह गया हूँ, जैसा शशि रंजन जी कह रहे हैं, उसके बावजूद भी मैं नहीं भागा। और फिर मैंने ये कह दिया, आपको भी कह रहा हूँ कि 5 साल का वादा किया है, 5 साल के लिए खड़ा हूँ। ना इनकार ना इकरार, ना कभी मेरी कोई ऐसी बात थी। एक ही इकरार है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार, माननीय मनोहर जी की भी, नायब सैनी जी की भी, मेरे क्षेत्र के विकास को आगे लेकर के चल मतलब रही है। बीजेपी वादा खिलाफी करे, बेवफाई करे, चलेगा, आप वादा नहीं तोड़ेंगे, आप निभाएंगे? देखिए, मैंने पहले भी कहा था, मैंने चुनाव में आपने देखा होगा, जब भारतीय जनता पार्टी ने 2019 में मेरी टिकट काटी थी तो मैंने ये कहा था कि भारतीय जनता पार्टी मेरी माँ है, और कभी कभी माँ से भी गलती हो जाती है, किसी बच्चे को कभी कम या ज़्यादा दे देती है। इस बार नहीं होगी? अगर इस बार होगी तो बता रखा मैंने। ठीक चुनाव है, मस्ट इंडिपेंडेंट। ठीक है। एक छोटा सा, अगर माँ बार बार गलती करेगी तो हम बार बार चुनाव जीत जाएंगे, सीधी सी बात है। एक अगला सवाल है, जितेंद्र हैं हमारे वरिष्ठ सहयोगी, वो आपसे करना चाहते हैं। जितेंद्र, मेरा सवाल आपसे ये है कि पृथला गांव के कुछ हलकों में साफ़ सफाई एक बहुत बड़ा मुद्दा है। वहाँ पर लगातार जो है गंदगियों का अंबार लगा हुआ है, बीमारी फैलने की संभावना है। इससे निजात दिलाने के लिए आप क्या कुछ कदम उठा रहे हैं? जैसे कौन कौन से गाँव में? बहुत सारे ऐसे गांव हैं, अक्सर शिकायतें वहाँ से आते रहती हैं कि यहाँ पर गंदगी है, यहाँ पर साफ 104 गाँव सफाई आपको यहीं से नहीं है। गिन के बता दूंगा, आप मुझे गाँव बताइए कौन से गाँव में। मैं आपको उसकी- पृथला हल्के के तमाम सारे गांव हैं, सिर्फ एक ये गांव जो की मैं बात नहीं कर रहा पानी हूँ। वाटर लॉगिंग को लेकर करके बहुत सारे लोगों ने हमें लिखा है जी, कि जल जमाव की वजह से वहाँ पर बहुत सारी बीमारियाँ पनप रही हैं। और वाटर लॉगिंग, जैसे आप कह रहे हैं कि सिर्फ बरसात के समय में, कई ऐसे इलाके हैं जिसमें लोग कहते हैं कि वाटर लॉगिंग एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। आप जो जोड़ की बात कर रहे थे वो तमाम, और वो बीमारियों का बहुत बड़ा कारण भी बन रहा है। देखिए, मेरी जानकारी के अनुसार केवल जहाँ जोहड़ें नहीं खुदी हैं उनका पानी ओवरफ्लो हुआ है बरसात में, और बरसात भी अभी तो ज़्यादा हुई भी नहीं है। लेकिन जहाँ जहाँ कभी पानी की ऐसी समस्या होती है
आपको मैं अगर फ़ोटो भी मंगा के दे सकता हूँ कि मैंने बारिश के समय में भी ट्रैक्टर के माध्यम से इंजन लगा करके उसकी पंपिंग करा करके पानी का, और ऐसे कई सारे गांव थे जिनमें पानी की समस्या बनी हुई थी, जिनमें 15-15 साल से उनकी फिरनी में नहीं जा सकते थे। आज उन गांवों का पानी की समस्या ख़त्म करके जो भर जाता था वाटर लॉगिंग, उसको ख़त्म करके वहाँ पर पूरी प्रॉपर सड़कें बना दी गई हैं, ड्रेनेज बना दी गई हैं। बरसात के समय में अगर कहीं पानी आज भी कहीं जोड़ों में कहीं रुकता है तो उसको बाकायदा साधन संसाधन लगा के उसको खाली कराया जाता है। और मैंने आपको ये पहले बताया भी है कि बिल्कुल बरसात के समय में मैं आज नहीं कह रहा, मैं तो पूरी सरकारों का आपको ब्यौरा दे रहा हूँ कि 75-76 साल की आज़ादी में हम केवल ये 2 ही काम नहीं कर पाए, सबने अपने अपने काम गिनाए होंगे, पानी की निकासी और पीने का पानी। आप देखो दिल्ली में आप लोग बैठे हो, बहुत सारी कॉलोनियाँ ऐसी होंगी जिनमें आज भी पानी की समस्या, प्रॉपर पानी नहीं आता होगा, घंटों के हिसाब से पानी मिलता है। तो मैं ये फेलियर ना तो मैं मेरा मान रहा, ये हम सबका है। हमारी जितनी भी सरकारें रही हैं इस बात पर गौर ही नहीं कर पाई कि हमें इससे कैसे निजात पानी है। जहाँ तक पृथला की बात है, इक्का दुक्का गांव जो हमारे इसके पास आते हैं, जो नगर निगम में आते हैं या नगर पालिका पलवल में 4 गांव आते हैं, ऐसे किसी गांव में छोटी मोटी समस्या कभी कूड़े की होती है। मेरे यहाँ कूड़े की भी कोई समस्या नहीं है और ना ही कहीं बीमारी फैलने की कोई समस्या इस तरह की। बरसात के समय में ज़रूर कहीं ना कहीं मैंने बताया था जोड़ या पाउंड ओवरफ्लो होती है, तो उसको तुरंत निकासी करके तुरंत उसकी खुदाई कराई जाती है। और आज के समय में भी मेरे प्रॉपर गांव में अब ये तीसरा गांव है जिसमें मैंने पॉपुलेंट से इसी समय काम चल रहा है, जो जिसका प्रोसेस भी पूरा भी नहीं हुआ, लेकिन मैंने पहले काम चला रखा है। बाद में उसका जो ना आपका बिल वगैरह फाइनल होंगे, क्योंकि लोगों को तुरंत सुविधा मुहैया कराना हमारा काम है। ठीक है, एक आपके मित्र हैं टेकचंद शर्मा जी, जरा देखिए आपसे कुछ बात करना चाह रहे हैं। एमएलए साहब का इलाके की तरफ ध्यान कहाँ है? उन्हें तो सिर्फ ये है कि किसी भी तरीके से सरकार को ब्लैकमेल किया जाए और सरकार को ब्लैकमेल करके तुम अपने उल्लू सीधे करो, उसके सिवा कोई ध्यान नहीं है। जो ये थे वादे, तो उन्होंने कहा था कि भाई मैं अगर मान लो चुनाव नहीं जिताओगे तो मैं मर जाऊंगा, गिर जाऊंगा। चुनाव तो लोगों ने जिता दिया। अब उसके बाद जहां तक वादे की, डेवलपमेंट की, विकास की बात है, उसमें आपके सामने है जिस तरीके से माहौल है हमारे क्षेत्र में, चाहे कोई भी हमारे अधूरे कार्य थे जो हमने स्टार्ट कराए थे, जैसे रैनी वैली योजना आज तक पूरी नहीं हो पाई, आईटीआई सिकरौना की चालू नहीं हो पाई, आईटीआई मोहना की चालू नहीं हो पाई, नर्सिंग डिग्री कॉलेज आपके दयालपुर का नहीं चालू हो पाया। एक भी संस्था जो शिक्षा के क्षेत्र में जो आनी चाहिए थी, एक भी संस्था हमारे क्षेत्र में नहीं आई। तो ये आपके सामने है, वादे तो क्या पूरे किए, वो हमारे अधूरे कार्यों को भी, मतलब जो जिस टाइम पे जो शुरू कार्य थे उनको भी अगर स्टार्ट करवा देते तो हम तो उसका भी धन्यवाद करते। अभी आपके पुराने मित्र हैं, मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है, आप जवाब दे दीजिए। पहली बात तो मैं ये बताऊं कि इस शख्स से शायद मेरी नमस्ते तक नहीं होती। मतलब राजनीति होती है, चुनाव लड़ा जाता है, राजनीति में इतना कालापन, इतना गंदा व्यक्ति, पता नहीं कहाँ से एक बार इसको जो ना पृथ्वी वालों ने बना दिया। और ये कहता है मेरी तो टिकट कटी थी और पछतावा था, परेशान था, तो जनता के सामने मैंने तो खुद कहा कि भाई हो सकता मेरे रोने पे टिकट दे दिया हो, वो वोट दे दिया, मुझे जिता दिया हो, सहानुभूति में जिता दिया। इस शख्स ने जब ये 2014 में जीता था 1179 वोट से, तो ये छल से जीता था, जैसे महाभारत और रामायण में छल होते हैं ना, उससे जीता था ये 1179 वोट से। ये तो बेचारा विधायक नहीं बन पाता कभी। रही बात इसकी, ये परियोजना में इन्होंने 2-4 काम गिनवाए हैं। 5 साल का समय मिला इन लोगों को। ये योजनाओं को जो आईटीआई की बात कर रहे हैं, नर्सिंग कॉलेज की बात कर रहे हैं, अपने समय में क्यों नहीं पूरा करवा दिया था? 5 साल का समय बहुत होता है। मुझे 2.5 साल मिले हैं, 2.5 साल में मैंने जितनी चीज़ें कही हैं, ये बेचारे तो सड़कों पे थेगरी तक नहीं लगा पाए। या जिसकी बात कर रहे हैं, जो मुझे विरासत में दे के गए टूटी सड़कें, क्षेत्र जानता है, और 2 महीने बाद फिर रिजल्ट आ रहा है। वो 2 महीने बाद बता देंगे भाई फिर चुनाव है कि कौन ने किसने कितना बढ़िया काम किया है। और अगर इन्होंने इतना बढ़िया काम किया, ये भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। एक मैंने अभी ज़मीर की बात कही थी आपसे, व्यक्ति का ज़मीर जिंदा होना चाहिए। हार जीत, चुनाव, टिकट, पार्टी, सत्ता, ये सब भाग्य का खेल है, लेकिन ज़मीर जिंदा बहुत ज़रूरी है।
इस शख्स ने अभी चुनाव में लोकसभा का चुनाव हुआ था, मैं भारतीय जनता पार्टी का सदस्य नहीं हूँ, मैं 6 साल के लिए निष्कासित हूँ, खिलाफ चुनाव जीत के आया हूँ, समर्थन भले ही दे रखा है मैंने, क्योंकि मैं भाजपा को मां मानता हूँ, तो मैंने चाहे मेरी वहाँ के सांसद, क्योंकि पिछले टिकट में उनका रोल था कटवाने में, मैं बड़ा स्पष्ट इसके सामने कह दूँ कैमरे के सामने, लेकिन उसके बावजूद मैंने उनको नहीं देखा। भाजपा के सांसद? यस जी, जो अभी मौजूदा सांसद हैं। बिल्कुल ठीक है। उनके लिए मैंने जी तोड़ प्रचार किया, लगभग 50 गाँव में 47 डिग्री टेम्परेचर में जाके, क्योंकि मुझे उनसे मतलब नहीं है, मुझे भारतीय जनता पार्टी से मतलब है, मुझे माननीय मोदी जी से मतलब है। और जिस प्रकार से मोदी जी इस देश को दुनिया का गुरु बनाना चाहते हैं, आगे लेकर के चल रहे हैं, तो यही मेरा एक जुड़ाव का कारण है कि हमारा देश जिस मिट्टी में हमने जन्म लिया है उसके लिए हमारा भी कुछ ना कुछ धर्म बनता है, कर्म बनता है। इस शख्स ने पहले मीडिया को जवाब दिया, बयान दिया कि भाई मैं कृष्णपाल हर किसी करप्शन में शामिल होता है और मैं किसी सूरत में उसके लिए वोट नहीं मांगने जाऊंगा। इन विचारों को पता ना क्या मिला है ऐसा जो ये कह रहे हैं सरकार लालच देती है। सरकार में तो ये भी रहे, इन्होंने भी समर्थन दिया है, बसपा के टिकट पर लड़के आए थे, जीत के आए थे, और उसके बाद 2 दिन पहले कहते हैं, 2-4 लोगों को कहते हैं कि भाई भाजपा को वोट दो, और जब उनका स्वागत कार्यक्रम होता तो ये बेचारे भाग के जाते हैं। कम से कम एक बात पे टिक के रहें, इन बेचारों पे अपने टिक नहीं जाते। और जिसने इतने काम किए, ये कई बार कहते हैं मैंने 2300 करोड़ के या 2500 करोड़ के काम किए, मैंने काम कम किए ज़्यादा, मैं चुनाव लड़ने की हिम्मत और हैसियत रखता हूँ। ये बेचारे चुनाव से भाग गए थे। अगर इन्होंने इतने काम किए, अगर मैं काम कर रहा हूँ और मेरे कामों पे मुझे गर्व है कि मैंने जनता के साथ न्याय किया है, जनता को सब कुछ दिया है, तो चुनाव लड़ने की क्षमता तो होनी चाहिए। ये बेचारे 2500 करोड़ के काम करके टिकट कटने पे, मैं भी तो भाजपा की टिकट कटने पे लड़ा था, इनकी भी तो भाजपा कटी थी, लड़ना चाहिए था अगर इतने इन्होंने काम कर रखे, अब इतना भरोसा अपने कामों पे। तो ठीक है। तो इसलिए ऐसे शख्स को तो वैसे तो किसी और अच्छे आदमी को बुला देते, इससे मेरी मुलाकात भी ना कराते आप। अब मैंने कहा कि जिससे आपकी मोहब्बत है उनसे एक बार, मोहब्बत इश्क सिर्फ घर में नहीं होता है सर, मोहल्ले में भी अड़ोस पड़ोस में हो जाता है। मोहब्बत करने के लिए कोई अच्छा आदमी चाहिए। ठीक है। अगला सवाल जागृति करना चाहती हैं जी। सर, हरियाणा खिलाड़ियों की धरती है और ओलंपिक्स में भी हम देख रहे हैं एक के बाद एक हरियाणा के खिलाड़ी मेडल्स जीत कर ला रहे हैं, लेकिन जब बात हम आपके हलके की करते हैं बरथला की, तो वहाँ पर खिलाड़ियों और खेलों के प्रति इतनी उदासीनता क्यों है? मोहना गांव में एक स्टेडियम बनना था जो अभी तक तैयार नहीं हुआ है, हर बार आश्वासन, वजह क्या है? देखिए, मोहना में तो स्टेडियम प्रस्तावित ही नहीं है। एक स्टेडियम प्रस्तावित था जो सीएम अनाउंसमेंट में था आपका बुखारपुर गांव का, और वो स्टेडियम अभी किसी कारण से अटक गया था, उसमें कुछ टेंडर प्रोसेस में कोई दिक्कत आ गई थी। वो लगभग पहले उसके लिए 30 या कितने करोड़ रुपए मंजूर हुए थे, अब वो 67 करोड़ रुपए का एक अच्छा स्टेडियम हम बनाने जा रहे हैं, और मैं कहता हूँ कि अभी 1 महीने में उस पर काम शुरू हो जाएगा। काम शुरू हो जाएगा मतलब फाइल वर्क? जैसे टेंडर, फिजिबिलिटी टेस्ट, ये सब हो चुका है? ये सब कंप्लीट हो गए, जमीन पर काम शुरू, टेंडर हो चुका है, 1 महीने में कर देंगे। टेंडर हो गया? जी जी ठीक। जमीन पे काम शुरू हो जाएगा। हमने भी अपने यहाँ लगभग 4 से 5 गाँव में सरकार से डिमांड की थी स्टेडियम बनाने की। स्टेडियमों में, क्योंकि अगर हमारे शहर के जो स्टेडियम हैं, जिनको जो हम कहते हैं फरीदाबाद में हैं, जैसे नारसिंह स्टेडियम है, या 12 सेक्टर में हमारा स्टेडियम है, उनमें भी अभी जो हमारे इंस्ट्रक्टर हैं या कोचेज़ हैं वो हमारे पूरे नहीं हैं, और कोई भी व्यक्ति ग्रामीण इलाके में जाकर के काम नहीं करना चाहता। मैं आपको बताऊं, अपनी सिफारिशों से अलग चले जाते हैं। कई जगह पुराने स्टेडियम बनाए, 5-5, 6-6 एकड़ ज़मीन जो पंचायत की थी, बेशकीमती थी, वो घिर गई, लेकिन उनमें कोई भी सुविधा नहीं दे पाई। इसलिए व्यायामशाला को सरकार ने प्राथमिकता दी, और लगभग 12 गाँवों की व्यायामशाला अभी मेरे समय में बन रही हैं, उन पर काम चल रहा है, और बाकी कुछ मंजूरी में है, और भी 4 से 5 गाँवों में अभी हमने रिसेंटली उनकी परमिशन ली है। फंक्शनल कब तक हो जाएंगे? फंक्शनल ये व्यायामशाला भी? देखिए, अभी आप ये मान के चलिए कि जो 12 हैं उन पे तो वो तो कंटिन्यू काम चल रहा है, वो तो महीने 1.5 महीने में कंप्लीट हो जाएंगी, लेकिन जो अभी पाइपलाइन में है उन पे मैं कहता हूँ काम शुरू हो जाएगा, टेंडर प्रोसेस पूरा होकर वर्किंग शुरू हो जाएगी, वो बाद में बनते रहेंगे। ठीक है। अगला सवाल रितेश करना चाहते हैं। नमस्कार नैनपाल रावत जी।
आपने गिनाया कि आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी में 800 करोड़ के आसपास का आपने काम कराया अपने हल्के में, अलग अलग महकमे गिनाए, सड़कों का विस्तार हुआ, 90% काम सड़कों का हो चुका है। लेकिन एक बहुत बड़ी मांग और डिमांड इस बात की थी, बस स्टैंड का निर्माण नहीं हो पाया। लोग पूछते हैं कि बस स्टैंड का निर्माण आखिर क्यों नहीं हो पाया और कब तक पूरा होगा? ये कहाँ पर होना था? ये बस स्टैंड निर्माण, लोगों का कहना है कि सड़कों और मेन रास्ते से ही बस मतलब पकड़नी ये पड़ती है। बेसिकली नहीं, आप ये लोकल रूट्स की बात कर रहे हैं या जीटी रोड की बात कर रहे हैं? कहाँ पे निर्माण करना चाह रहे हैं? लोकल रूट्स में पृथला के लोगों का ये कहना था कि पलवल से हट कर करके एक बस स्टैंड का निर्माण हो। बस स्टैंड के लिए वो जो क्यू शेल्टर बनने थे, एक्चुअली क्या है कि 3, 4, 5 रूट हमारे यहाँ बनते हैं अलग अलग गाँव में जाने के लिए। उन पर कई बार डिमांड, जैसे छाए शाम होना पे बस चल रही हैं, और कुछ बीच में से जो अन्य अपने रोड से बस मांगी थी और हमने चलवाई भी, लेकिन बस में सवारी पूरा ना होना और घाटे में जो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट है वो जाता है, अगर उसमें 5, 6, 7 सवारी ऐसी चल जाती हैं जब हमने बसों के रूट लगवाए, तो वो मजबूरी में बंद करनी पड़ती हैं, क्योंकि आज सभी के पास साधन संसाधन है, बाइकों से, गाड़ियों से आना जाना होता है। मैं समझता हूँ कि एक प्रकार से एनसीआर का वो एरिया है, तो सबके पास साधन है। बहुत कम लोग ऐसे हैं जो बस का प्रतीक्षा करें, बस के लिए वेट करें। हाँ, मेन रोड्स पर बसों का पूरा प्रबंध है, वहाँ किसी की डिमांड है नहीं। अगर किसी ने लोकल रूट पे मांगी है, हमने बार बार चलाई है, अगर अभी भी कोई लिख के देगा तो 1, 2, 3 हमारे पास आया हुआ है और करीब 14 लोगों ने लिख करके भेजा है। ये बस शेल्टर ही है जिसको बस स्टैंड लोकल भाषा में लोग, वही कह रहा हूँ। हाँ, लेकिन वो क्या है, वो लिस्ट हम आपको भेज देंगे इस कार्यक्रम के बाद। रूट मुझे मिल जाए तो उस पर हम बस चला देंगे। ठीक है सचिन, अगला सवाल। नयनपाल रावत जी, मेरा सवाल विकास के मुद्दे को लेकर है। हालांकि आपने अपने इंट्रो में तमाम जिक्र किया है कि हमने इतना इतना विकास किया है। प्रदेश में डबल इंजन की सरकार है, जाहिर सी बात है कि डबल इंजन होगा तो विकास जो है रफ्तार पकड़ेगा। लेकिन बहुत शिकायतें हैं आपके ही हल्के से, तमाम ग्रामीणों की। जगमग स्कीम का अगर मैं जिक्र करूं, लोग कह रहे हैं हमें बहुत सपने दिखाए, लेकिन आज भी हम सपनों में ही जी रहे हैं। ये सपने हकीकत में तब्दील होंगे? जगमग स्कीम को लेकर के पूरे मतलब सरकार बहुत लंबा चौड़ा दावा करती है कि हमने इतने हजार गांव को 24 आवर्स 24 घंटे बिजली दे दिया। जब हम रियलिटी चेक करते हैं तो ये चौधरी रणजीत सिंह चौटाला जी से भी मैंने कहा था, ये हकीकत में हो नहीं पाता है वैसा। देखिए, जहाँ तक आप बिजली की बात करते हैं, वैसे तो मैं सभी अपने जो डेवलपमेंट के काम हैं उन पे आ सकता हूँ। मैंने मित्र एक बात कही थी कि 75 से 76 साल की आज़ादी के बाद सब लोग कुछ ना कुछ कहते रहे, अपनी अपनी तारीफ़ करते रहे। मैं भी यहाँ बैठकर चैनल के माध्यम से अपनी तारीफ़ कर सकता हूँ, लेकिन हकीकत ये है कि 60 साल की बिगड़ी हुई व्यवस्था को 10 और 15 साल में ठीक किया जाए, ये नामुमकिन है। लेकिन जितना ज़्यादा ठीक कर दिया गया है वो भी कभी हो नहीं सकता था। हमने बचपन से देखा है कि 3-3 घंटे के लिए, 2-2 घंटे के लिए लाइट आती थी और हम लोग रात रात भर जग करके अपने जो अनाज है उसको निकालते थे। कभी 2 घंटे आ गई, कभी 1 घंटे आ गई। ये बिल्कुल सच है कि माननीय पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के राज में लगभग 5600 गाँव में 6500-6400 अगर हमारे गाँव में, तो 5600 गाँव में 24 घंटे बिजली कर दी गई है। मेरा क्षेत्र 2 डिस्ट्रिक्ट में बटा हुआ है। लगभग 60 गांव लगते हैं मेरे फरीदाबाद अपने विधानसभा के साथ, बल्लभगढ़ में डिवीज़न में, और 30 से 35 गांव लगते हैं मेरे पलवल में। जो पलवल के गांव हैं उनमें अभी 24 घंटे बिजली नहीं हुई है। बाकी जितना भी मेरे बल्लभगढ़ और फरीदाबाद में गांव लगते हैं उनमें 24 घंटे की बिजली हो गई है। अगर कभी कभार कोई लाइन लॉस या कोई बरसात के कारण या आंधी तूफान के कारण कभी कोई समस्या आई तो आई, अन्यथा 24 घंटे लाइट मिलती है। 24 में इतना तो मैं कह सकता हूँ कि 22 मिलती है, 23 मिलती है। लेकिन ये कन्फर्म है कि आज के समय में बिजली का बहुत बड़ा सुधार हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार और माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने और अब नायब सैनी जी वो पूरी तरह से कर रहे हैं। और अभी जैसे 15 अगस्त है, तो 15 अगस्त से मेरे 2 फीडर, जिसमें मेरा अपना स्वयं का गांव भी पलवल में आता है, वो भी 24 घंटे की लाइन से जुड़ जाएगा। और ये सच है कि बिजली का इतना अच्छा प्रबंध कभी कोई गवर्नमेंट नहीं कर पाई इतने समय में। मैंने आपको पुराना बचपन से लेकर अब तक बताया है कि कितनी बिजली की किल्लत होती थी, जो आज नहीं है। ठीक है, एक आपके और मित्र हैं, कांग्रेस से ताल्लुक़ रखते हैं, हमने कहा कि जिनसे जिनसे आपकी मोहब्बत है उन सबों को आपसे मिलवाया जाए।
हेम डागर जी हैं, जरा सुनिए। बहुत से काम पहले जो पाइपलाइन में थे, आप नर्सिंग कॉलेज की आप जाके देखेंगे वो वहीं ठप पड़ा है। आप हाँ, जहाँ तक एजो ITI कॉलेज की बात करेंगे, आप सिक्रोना जाके देखिए, हाँ वो सारे के सारे ठप पड़े हैं। एक सवाल इसमें ही और ऐड करवा देते हैं, रितेश सवाल कर लेंगे जी। सर ये यूनिवर्सिटी का मुद्दा है, आप सभी जानते हैं कि इसका निर्माण हो रहा है। कौशल यूनिवर्सिटी, विश्वकर्मा कौशल यूनिवर्सिटी, स्किल ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं में मिले, लेकिन इसका काम बहुत स्लो गति से हो रहा है। ये लोगों का कहना है कि इसकी रफ्तार क्यों नहीं बढ़ पाई। तो 3 हो गए, एक नर्सिंग कॉलेज, एक ITI और एक विश्वकर्मा यूनिवर्सिटी। वैसे तो हेमडागर जी ने इनकी जगह पूर्व विधायक को ले लेते तो वो कम से कम 50,000 वोट तो लेके गया था। ये तो बेचारा भी लड़ा नहीं किया नहीं इसने कुछ। लड़ लेंगे सर, आगे चलो, लड़ भविष्य लेंगे, किसने जब का देखा जब है। देखा जाएगा जी। है क्या कि इनको भी वो लिस्ट शायद पूर्व विधायक ने दी है। इन्होंने जो नर्सिंग कॉलेज का ITI का बोला है वो पूर्व विधायक से लेके पूछ रही है उसको। जो स्किल डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी की आपने बात की, विश्वकर्मा यूनिवर्सिटी की, मैं इसका श्रेय इसलिए नहीं लेता क्योंकि ये पूर्व विधायक के काम में टाइम में इसका काम शुरू हुआ था। लेकिन अगर आप सही पूछें तो मैं भारतीय जनता पार्टी का उस समय कैंडिडेट रहा था। मैं 1179 वोट से हार गया था और बडखल में माननीय मुख्यमंत्री महोदय आए हुए थे सीमा त्रिखा जी के यहाँ। उन्होंने मुझे पूछ करके कि ये जगह कहाँ दी जाए, मतलब विधायक भी वहीं था, जो वो 1000 करोड़ तो सीधे यूनिवर्सिटी के ही गिनवाता है, विधायक भी वहीं था, लेकिन मैं हारा हुआ कैंडिडेट था। मुझसे माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने पूछा था कि भाई वहाँ जगह उसके लिए बताओ, एक स्किल डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी आपके लिए लेकर के आनी है। मैंने उस समय उनको गदपुरी की जगह बताई थी। गदपुरी गांव GT रोड पे ही पड़ता है, उसकी 27 एकड़ ज़मीन एक तरफ है और दूसरी तरफ लगभग 15-14 एकड़ ज़मीन है। उस ज़मीन में काम नहीं चल रहा था। जब दोबारा से बात आई तो ये दूधला गांव में जो बनी है इसकी जगह भी मैंने ही सुझाई थी और श्रेय बेशक से वो लेते रहें और हमारे कहने के बाद ही वहाँ पर काम शुरू हुआ। बशर्ते कि अगला विधायक है, मैंने यूनिवर्सिटी का जिक्र तो नहीं किया ना। बाकी का काम उसमें जितना है, देखिए उसमें बहुत सारे कोर्सेज शुरू हुए हैं। एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, लगभग 14,000 बच्चों को सालाना उसमें से पढ़ करके निकलना है अनन्य कोर्सों के अंदर। तो जो उसमें काम की प्रक्रिया है बिल्कुल तीव्र गति से चल रही है। 5 साल में 6 साल में इतनी बड़ी बिल्डिंग बनाना और उस पर पूरी तरह से काम करना, क्योंकि ये एक हमारे एशिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है, उसको जितना तेज़ी से ले जाया जा सकता है, क्योंकि माननीय मोदी जी का स्किल्ड के प्रति बहुत ज़्यादा रुझान है, लगाव है और माननीय मनोहर लाल जी का भी इस प्रकार से। और माननीय मनोहर लाल जी को माननीय मुख्यमंत्री थे हरियाणा के, तब ये स्किल डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी माननीय मोदी जी ने इसकी स्थिति क्या है अभी, मतलब कब तक माने कि हाँ इसका मूर्त रूप एकदम फाइनल हो लगभग जाएगा? उसमें 22 कोर्सेज है वो स्टार्ट हो चुके हैं और 9th के और 11th के एडमिशन उसमें प्रॉपर होते हैं अब। और कंस्ट्रक्शन की अगर मैं बात करूं तो कंस्ट्रक्शन का काम उसका 80% कंप्लीट हो गया है। कुछ और है, जैसे उसमें पीछे स्टेडियम बनाया जाना है, एक उसमें हेलीपैड बनाया जाना था, इस तरह कुछ थोड़े से काम रह रहे हैं। बाकी यूनिवर्सिटी लगभग बन करके तैयार है, कोर्सेज शुरू हो गए हैं और हजारों युवा उसमें बराबर जा करके अपना अपना स्किल का काम सीखते हैं। आपके इलाके में BSP का आपको पता है एक अच्छा खासा प्रभाव है, तो BSP से जो आपकी मोहब्बत है और जो उनसे जुड़े अब भी लोग हैं उनको लेकर के इस कार्यक्रम में ना आए तो बेमानी हो जाएगी। सुरेंद्र वशिष्ठ जी हैं, आपसे बात करना चाहते हैं। सड़कें इतना बुरा हाल है, आप देखते हो सड़कों का कि कहीं से भी यहाँ से तुम चले जाओ सिकरोना तक और उधर पूरे अपने धौज तक, जो कि ये हालांकि अभी पत्थर लगने शुरू हुए हैं, उद्घाटन भी हो रहे हैं, लेकिन पूरे 5 साल निकाल दिए इन लोगों ने। और बहुत सी सड़कें तो ऐसी हैं, अभी तुम अटेरना से और मोहना तक चले जाओ, मैं परसों ही गया था, मैंने सोचा शॉर्टकट निकल लो, सड़क बिल्कुल वहाँ कीचड़, गड्ढे, बुरा हाल है। सड़कों के नाम पे यहाँ काम अभी नहीं हुआ, बहुत काम की गुंजाइश है। मतलब नयनपाल रावत जी के राज में और इनके समर्थन वाली पार्टी के राज में कोई आदमी शॉर्टकट जाना चाहे तो वो संभव नहीं है। वो नितिन गडकरी जी वाले GT रोड पे उसको पूरा घूम घाम करके आना होगा, तभी वो जा पाएगा। इन्होंने 2 सड़कों का जिक्र किया है आपके सामने। अगर ये 5-7 सड़क बनी हुई भी गिनवा देते तो भी थोड़ा सा अच्छा लगता, क्योंकि ये क्षेत्र में आते जाते हैं। जिस सीकरी ध्वज रोड की ये बात कर रहे हैं उस पर हमेशा पैच वर्क होता था, छोटी छोटी थेगरी लगा कर उसको छोड़ दिया जाता था
और इन मान्यवर को ये पता नहीं है कि इस पे 24.5 करोड़ रुपए से, क्योंकि ये फाइनेंस कमेटी तक फाइल जानी थी, और 24.5 करोड़ रुपए में ये ऐसी सड़क हम बना रहे हैं जो शायद मैंने अभी कहा था सालों साल नहीं टूटेगी, और जिसका एक भाग जिसको हम नगला जोगियान से सीकरी तक है वो सीमेंटेड बना दिया गया है चौड़ीकरण करके। और जिस अटेरना से मोहना की बात ये कर रहे हैं, मैंने अभी आपको कहा था कि लगभग 10%, और 10% में नहीं 10 से 12 टोटल रोड्स ऐसी हैं जिन पर अभी काम होना है। जैसे अभी कल भी अभी ने एक और जिक्र कर देते, जो भनकपुर जा रहा है, जो सीकरी ध्वज जा रही है, उस पर से एक भनकपुर से और करनेरे के लिए रोड जा रही है, जिस पे 2 करोड़ 65 लाख रुपए का कल का उद्घाटन का हुआ, कल उस पर काम शुरू कर देंगे। तो कुछ सड़कें जिसका ये बता रहे 24.5 करोड़ की सड़कें पहली बार बन रही हैं। देखिए शशि रंजन जी, सबसे बड़ी मैं कनेक्टिविटी पे मेरा इसलिए जोर रहा कि ये लोग ना कुछ चौपाल बना दिया या कोई ITI ले आए। व्यक्ति जब निकलता है तो सबसे पहले रोड पर जाता है, चौपालों में महीने 6 महीने में बैठता है, किसी दुख सुख में बैठता है, या अन्य कोई चीज़ों में, कम्युनिटी सेंटर है, और रोड ना हो तो नेता को रोड पे ला देता है। हाँ बिल्कुल, ये भी सच है, नेता को रोड पे ला देते हैं। तो रोड को मैंने इसलिए ज़्यादा ध्यान दिया कहीं मैं रोड पे ना आ जाऊँ, तो इसलिए 300 करोड़ मैंने रोड्स पे खर्च किए हैं। हाँ। और जिसकी बात करें 24.5 करोड़ में मुझे 2 से 3 बार इसमें लगा, क्योंकि मैंने जब इसका 20 करोड़ से नीचे का बजट बनवा दिया तो इस पर ऑब्जेक्शन लग गया कि भाई पहले 20 करोड़ में बन रही थी, 21 करोड़ में बन रही थी, अब तुमने ऐसा क्या कम कर दिया इसमें जो जल्दी के कारण। तो ये 24.5 करोड़ की सड़क बन रही है और उस पर काम स्टार्ट है, और भनकपुर तक काम हो गया है, ध्वज तक ये रोड जाएगी। तो और ये 24.5 करोड़ का अमाउंट भी इन साहब को यहाँ से लिख के भिजवा देना कितने की बन रही है। मतलब ये सारी सड़कें जिनका आप जिक्र कर रहे हैं, जो अभी विधानसभा चुनाव होगा, उसके बाद रिजल्ट आएंगे, फिर सर्टिफिकेट मिलेगा, तो जब सर्टिफिकेट लेंगे, जो भी लें, आप लें कोई ले, तो फिर इन सड़कों पे ही धन्यवाद जुलूस निकलेगा या उनका ही जुलूस निकल जाएगा? धन्यवाद जुलूस से पहले तो मैं आपको बता दूं कि नॉमिनेशन से पहले मेरी टोटल सड़कें कंप्लीट होगी। इसलिए मैं पूछ रहा हूं कि धन्यवाद रैली जो है इन सड़कों पे होगी। रही बात या कि चुनाव से पहले इनको कंप्लीट करके धन्यवाद रैली या विजय जुलूस तो बाद में निकलेगा। हाँ। पहले तो इन रोड्स पे जाके हम वोट मांगेंगे ना। अच्छा ठीक है, पहले वोट वाला क्योंकि मतलब ऐसा भी होता है ना कि आप जुलूस निकालने की ख्वाहिश पाल के रखे हों और पब्लिक जो है सो नेता का ही जुलूस निकाल दे, मतलब हाँ ये भी है ना। बिल्कुल, हार जीत का फैसला तो जनता ही करती है, जुलूस हार के निकालना है, जीत के निकालना है। ठीक है जितेंद्र, अगला सवाल करेंगे। अगला सवाल आपसे ये है कि बेसिक शिक्षा लेवल की अगर बात करें तो उसमें बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ है। कई सारे स्कूलों का रीडेवलपमेंट होना था, वो भी अभी पूरा नहीं हो पाया है। तो एज ए जनप्रतिनिधि आप उसको कब तक पूरा करा पाएंगे? और स्कूल को अपग्रेड करने का एक मसला आपके इलाके से बहुत आया है हमारे पास। देखिए मेरे इन 4.5 पौने 5 साल में मैंने 12 स्कूल को अपग्रेड कराया है, जिसमें मेरा अपना गांव भी शामिल है, असावटी, खंदावली है, आपका बघौला है। इस तरह के 12 स्कूल मैंने अपग्रेड कराए हैं। अभी मैं कल ही माने ACS अमित अग्रवाल जी के पास जाके, मेरे 3 स्कूल रहते हैं, एक जाजरू का स्कूल, एक सुनपेड़ का स्कूल और एक स्कूल और है। 3 स्कूल अब सोतई का जो पीछे रह गया था, कोई इंदौर में कमी आ गई थी। 3 स्कूल अपग्रेड होने हैं और 6 स्कूलों का नाम हमने शहीदों के नाम पर रखवाया है। इसमें से एक सुनपेड़ का स्कूल रह गया था, वो हम कल ही दे के आए हैं। और डेवलपमेंट के लिए मैंने जो अभी आपको नहीं बताया, 35 करोड़ रुपया शिक्षा विभाग से, जैसे कल हमारा उद्घाटन है, 2 करोड़ 65 लाख रुपया सरूरपुर गांव के स्कूल के लिए मंजूर हुए हैं। इसी प्रकार फतेहपुर बिल्लौज के लिए और सागरपुर के लिए, इनके लिए भी 2-2 ढाई करोड़ रुपए की राशि है। इस प्रकार से 30 से 35 करोड़ रुपया स्कूलों के लिए मंजूर हुआ। उनकी बिल्डिंगों पे काम शुरू हो गया है। जो बिल्डिंग हम उनको देना चाहते थे, जिस पे टेंडर प्रोसेस पूरा होकर काम शुरू हो गया है। तो स्कूल और शिक्षा की तरफ सरकार का पूरा ध्यान है और शिक्षा का स्तर भी ठीक करना जरूरी है। मैं समझता हूँ 2020 और 21 की शिक्षा नीति आज के जो परिवेश है, आज का जो समय है, उसको देख करके बनाई गई है। ठीक है वरुण, एक सवाल करना चाहेंगे, हालांकि इसका जवाब आपने दिया है, लेकिन इसीलिए मैं सवाल को थोड़ा सा मोल्ड कर देता हूँ कि आपने जब ये कहा कि आपका टिकट पिछली बार सांसद जी ने कटवाया, तो मेरे हिसाब से आपके लिए तो परिस्थितियां नहीं बदली। वो पिछली बार भी सांसद थे, पिछली बार भी केंद्रीय मंत्री थे, वो आज भी सांसद हैं, वो आज भी केंद्रीय मंत्री हैं, तो आप तो जस का तस है आपके लिए हालात तो।
देखो, मैंने ये अभी ना अपनी 11 फरवरी को एक रैली थी, मैंने उसमें भी कहा था, और मैं हमेशा एक साल पहले अपना चेक कर लेता हूँ कि मैं कहाँ खड़ा हूँ। मैंने टिकट के लिए कहा था, आप भी सुन लो, चैनल के माध्यम से बता देता हूँ, जो दे उसका भी भला, जो ना दे उसका भी भला, या जो ना दे उसको भाला ना उसको भी और भला। अच्छा, क्योंकि ये भाग्य है, ये किसी के हाथ में नहीं बंधा हुआ। जो कटवाए कोई बात नहीं, उसका भी भला। हाँ बिल्कुल भला। अच्छा, ये जो अभी वरुण ने आपसे इनकी सवाल बात पूरी किया, कर दो जी मैं पहले। हाँ। जो दे उसका भी भला है, मैंने उस समय कहा था 11 फरवरी अभी पिछले साल। ये तो मतलब आप ऑन रिकॉर्ड कह रहे हैं ना, वहाँ पे ऑफ उन्होंने कहा रिकॉर्ड तो जो दे उसका भला, जो ना दे उसको भाला। अगर मैं जो ऐसा द्वेष होता तो मैं किसी सूरत में भी, मैं बेशक से कितना ही भाजपाई बनता हूँ अपने आप में, मैं ऐसे शख्स के लिए वोट नहीं मांग सकता था जो मेरी टिकट। अच्छा, अभी लोकसभा चुनाव हुए, हाँ, पृथला का क्या रहा परफॉर्मेंस? पृथला से लगभग 66,000 वोट हमने लिए हैं, और 7300 वोट उसमें जो कांग्रेस का उम्मीदवार है वो ज़्यादा था, उसको ज़्यादा मिले। 7200 लगभग, 7200 समथिंग। हाँ, 73 में वो समथिंग नहीं थी, उसके पास ही 7300। तो यही हुआ ना, जो दे उसका भला, जो ना दे उसका भाला, उसको भाला। नहीं, मैंने बड़े मन भाई से लोग मतलब शशि रंजन 2024 के शशि रंजन लोकसभा जी, चुनाव शशि रंजन में जी, पृथला से शशि रंजन कांग्रेस जी, आगे चली गई। जब मैं भारतीय जनता पार्टी के सिपाही के नाते वहाँ वोट मांग रहा हूँ तो किसी सूरत में मैं ये नहीं चाहता कि मेरी वोट यहाँ से कम हो। परिस्थिति इस तरह की थी कि बस ये मिले हैं, बड़ी अच्छी बात है, तो मैं इनकी बात मतलब जितने मिल गए वही बहुत है, वो उसी में भला। वो भी नैनपाल रावत जी की बदौलत। मैं तो मेरा नहीं मानता, मैंने ना बोलिए ना, आप तो बहुत दिलेर आदमी है, मतलब कहा है छुपा छुपू के क्या मोहब्बत भी छुप छुपा के क्या करना, मतलब कॉलेज वाले दिन गए। मैंने ओपनली वोट मांगा है, मन से वोट मांगा है, और मैं जो बात कह रहा था, देखिए टिकट लेना क्या बगैर टिकट अपनी जीत है, क्या और एमएलए नहीं जीत का है। व्यक्ति को केवल टिकट से बंधा रहना या पार्टी में केवल टिकट के लिए काम करना, वो तो मैं उचित समझता तो ये एमपी साहब को 7200 वोटों या 7300 वोटों का गिफ्ट ही दिया ना आपने? फिर नहीं, ये गिफ्ट नहीं दिया, ये परिस्थिति के अनुसार जो वोट मिली हैं वो जनता जनार्दन का बहुत बहुत धन्यवाद है, और ये गिफ्ट नहीं दिया। हम तो उनको गिफ्ट में 20,000 या 30,000 की जो ना लीड देना चाहते थे जिता करके, लेकिन परिस्थिति ऐसी थी कि भाई लोकल एरिया है सारा का सारा, और वोटों का या समीकरण इस प्रकार का है कि ये जो वोट आई वो बस जीत के साथ जुड़ गई, बहुत अच्छा रहा। तो इसलिए मैंने हमेशा कहा है कि ये मतलब अगर नहीं ये मुझे समझाइए ना एक बार, नैनपाल रावत जी की वजह से जो आ भी गया वो उनकी वजह से आ गया, है ना? मैं तो बीजेपी के लिए मानता हूँ, बीजेपी की वजह से। हाँ ठीक है, आप मतलब वो भी तो बीजेपी के ही हैं, हुलुलुलु से तो आए नहीं, मैं वही कह रहा हूँ ना, है ना? जो लेकिन हाँ, उसका श्रेय मैं खुद नहीं लेता, मेरा कहने का भाव ये है। हाँ ठीक है। अब मेरा दूसरा सवाल और आखिरी सवाल ये है जी कि ठीक है, लोकसभा चुनाव में क्या परिस्थितियां थी नहीं थी हम लोग भी जानते हैं और आप भी जानते हैं, है ना? आपकी मोहब्बत, विपुल गोयल की मोहब्बत, बाकी सब छोड़िए कहानी। ये 7200 से पीछे रह गए आप, यानी कि बीजेपी। अब है विधानसभा चुनाव, ये आपके लिए व्यक्तिगत तौर पे भी खतरे की घंटी नहीं है क्या? या आप इंडिपेंडेंट थे, जो भी आप तो निष्कासित हैं, आप तो बीजेपी में है नहीं, तो ये 7200 से ऊपर रहे नीचे रहे, बीजेपी वाले जवाब दें, आपके लिए इसके आपकी सेहत पे इसका कोई असर नहीं पड़ता है? देखिए, बात असर और ना असर की नहीं है। जब देखिए, मैं एक पहला तो मैंने कहा कि भाई एक प्रकार से मैं भाजपाई हूँ, प्रो भाजपाई कह सकते हैं, और भाजपा की सरकार को समर्थन दे रखा है, और मैंने बगैर किसी के, जैसे हमारे जो बड़े लीडर हैं वो नेताओं को मनाने गए भाई तुम्हें बीजेपी का साथ देने देना है, मैंने ऐसा कोई मौका नहीं दिया कि मुझे कोई मनाने आए। जब मेरे मन में है भाजपा तो मैंने कहा अपने आप मैंने वोट मांगे उसके लिए। और रही बात इस 7200-7300 के मार्जिन की, कुछ कांग्रेस के साथी भी जैसे 5-5 सीटें आई हैं हरियाणा में, तो वो उनको विधानसभा का जो ना सिनेरियो बना करके देख रहे हैं कि हमने 55 सीटों पर बढ़त बनाई है, इतने पर इन्होंने बनाई है। लोकसभा और विधानसभा का मुद्दे अलग होते हैं, स्वयं का कैंडिडेट का भी कुछ फ़र्क होता है कि भाई किसके साथ कौन व्यक्ति किस तरह जुड़ा हुआ है।
तो ये बहुत सारे मुद्दे ऐसे आए हैं। और मैं तो जैसे आपने लास्ट सवाल पूछा, मैं आप सब लोगों को वैसे तो धन्यवाद देता ही हूँ, इसके साथ साथ मैं एक बात आपको और कहता हूँ, केवल डेवलपमेंट कराने के लिए ही कोई नेता सेवादार नहीं बनता, सेवा में नहीं आता। जनता को जो एक्चुअल चीज़ें चाहिए, जनता को, जैसे पहले लोग जाते थे तो 2, 3, 4 लोग ही एमएलए से मिल पाते थे, तरह तरह के लोग ढूंढ कर लाए जाते थे। और मेरे यहाँ भी यही प्रथा थी से दोनों चुनावों में, 2009 में भी, 2014 में भी, जो भी सज्जन जीते। मेरे यहाँ जो सबसे बड़ी बात है कि व्यक्ति के साथ व्यक्ति का जुड़ाव होना बहुत ज़रूरी है। व्यक्ति का काम सेकेंडरी है, उसके पहले उस व्यवहार आप लोगों का इतना बढ़िया होना चाहिए कि उसको ये महसूस ना हो कि वो किसी विधायक के पास आया, किसी वीआईपी के पास आया। हर व्यक्ति बगैर किसी जाति और भेदभाव के मेरे पास आता है। गरीब अमीर का कोई खाता मेरे पास नहीं है। मान, सम्मान और दान शायद मेरे जैसा मेरी जनता को कोई दे नहीं सकता। और यही एक कारण है कि मैंने मेरे तन, मन और धन इससे इस प्रकार से सेवा की है कि मैं ओवर कॉन्फिडेंट नहीं, लेकिन पूरी तरह से कॉन्फिडेंट हूँ कि जो मैंने मेरी जनता के साथ किया है और जिस प्रकार का बर्ताव मेरा रहा है, बर्ताव का आप किसी के काम कर दो और उसको अच्छे से पूछो ना। मैं आपको इसमें एक चीज़ और जोड़ करके बता दूं कि जैसे एमएलएज़ को चाहे कोई फ्लैट मिल जाए, चाहे जैसे हमारे पास कोठी है या आज भी रही है, उसको हमने अपना नहीं माना। लगभग 30,000 व्यक्ति मेरे यहाँ, जो जनता की वजह से या परमात्मा की वजह से और सरकार की वजह से मुझे मकान मिला, आशियाना मिला, उसमें 30,000 लोगों को, जिसमें से 20 से 22,000 व्यक्ति पृथला विधानसभा का आया होगा और 10-12 हज़ार आदमी बाहर का भी आया होगा, सबको रोकना। जैसे मैं आज का आपको उदाहरण दूं, मैं जब 6:30-7 बजे जगा तो मुझे एक बच्चा गया मेरे क्षेत्र से, कह रहा है कि जी मैं तो यहाँ 3:30 बजे से बैठा हूँ, मैं फ़ोन कर रहा था। मैंने कहा भाई 2-4 घंटे हमें सोना भी होता है। तो 12-15 लोग पर डे वहाँ रुकना, उनकी सेवा करना है, नहीं तो उनको कोई बुलाता नहीं था। व्यवहार, आज के समय में व्यवहार का विषय सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपका व्यवहार ठीक है तो ही लोग आपसे जुड़ पाएंगे, अन्यथा आप उनको कुछ भी दे दो। तो मेरे यहाँ आप देखोगे मेरा पारिवारिक लगाव है, हर चीज़ दुख सुख में उनके साथ खड़ा होता हूँ। डेवलपमेंट तो किसी ने कम की, किसी ने ज़्यादा की, हमेशा से मैंने कहा 75 साल से होती आई है, लेकिन जो प्यार, मान, सम्मान और दान मैंने जनता को दिया है, उसकी बदौलत मैं दोबारा से चुनाव जीत करके आऊँगा। जुलूस भी, विजय जुलूस भी मेरा ही निकलेगा, ये भी ध्यान रखना। बहुत बहुत शुक्रिया नयनपाल रावत जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आने के लिए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस में पृथला से इंडिपेंडेंट एमएलए नयनपाल रावत जी हैं, कह रहे हैं कि लोगों को बड़ा प्यार दिया है, सम्मान दिया है। अब ये तो 2 महीने के बाद पता चलेगा कि ये जुलूस निकालते हैं या जनता इनका जुलूस निकाल देती है। बात बाकी देखते रहिए, हम भी देख रहे हैं, आप भी देखिए। जो जीतेगा, जो जुलूस निकालेगा, उसी के यहाँ चलेंगे लड्डू खाने। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार। लगातार देखते रहिए जनता टीवी।